हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अरसास एक विज्ञान है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अरसास एक विज्ञान है और उसके बाद हमने ये भी देखा कि विज्ञान के जो खुद के उसके कुछ फीचर्स होते हैं। हम विज्ञान को विज्ञान क्यों कहते हैं, उसके बारे में हमने कुछ तथ्य देखे कि किस तरह से विज्ञान को एक तथ्य पे आधारित जो विज्ञान है वो तथ्यों का क्या है कि एक क्रमबद्ध ज्ञान है। जब हम किसी क्रिया को किसी प्रतिक्रिया को जब हम क्रमबद्ध तरीके से उसको प्राप्त करते हैं, कोई भी जब प्रोसेस एक सिस्टमैटिक ढंग में होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है, तो हम उसको विज्ञान कहते हैं। हमने देखा और समझा कि विज्ञान क्या होता है। आज हम ये देखेंगे कि विज्ञान को समझने के बाद हम ये देखते हैं क्या जो विज्ञान के जो फीचर्स हैं, जो नेचर्स हैं, वो अरसास में आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि अगर हम ये कहें कि अरसास भी एक विज्ञान है, तो हमें यह देखना होगा कि विज्ञान में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी नेचर हैं, जो विज्ञान के जो प्रकृति है, वो प्रकृति हमें अरसास में मिलती है या नहीं। अगर वो सारी प्रकृति अरसास में है तो हम अरसास को भी विज्ञान कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स के बेस पर कि हम अरसास को विज्ञान मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसके बाद हम अपने उसके पक्ष या विपक्ष में तर्क भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं कि अरसास को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट, विषय का क्रमबद्ध विवेचन। अब हम अरसास की बात करें, क्या अरसास में हम जब अरसास पढ़ते हैं तो क्या हम उसको क्रमबद्ध तरीके से उसका विवेचन करते हैं? क्या ऐसा है अरसास पढ़ते समय कि हमें लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ इस तरह से स्टडी करनी चाहिए अरसास की कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम पहले पढ़ना चाहिए, पहले समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस कॉन्सेप्ट्स को बिना समझे आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें वो कॉन्सेप्ट्स जो पीछे छूट गए हैं, बिना उसकी मदद के हम अगले कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे उपभोग है, उत्पादन है, वितरण है, ठीक है, राजस्व है, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अरसास में पढ़ते हैं। तो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या इसमें किसी तरह कोई सिस्टमैटिक वे में पढ़ना होगा कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कहीं से भी पढ़ सकते हैं? तो हम देखते हैं कि अरसास में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी अवधारणाएं दिए गए हैं, उनको जब हम शुरू से लेके पढ़ते हैं, जब ये समझते हैं कि अरसास क्या है, अरसास का क्षेत्र क्या है, फिर उसके बाद उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता के जो विशेषताएं क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, तो अरसास देखा जाए तो क्या है, एक पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। जब हम अरसास को एक सिस्टम के थ्रू पढ़ते हैं, जब हम शुरू से पढ़ते हैं कि सूक्ष्म अरसास क्या है, व्यापक अरसास क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या, तो ये सारी बातें जब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तभी हम एक पूर्ण अरसास का हमें नॉलेज हो पाएगा। अगर हम कोशिश ये करें कि हम कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ के अरसास को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे और समझ में भी नहीं आएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बदले में हम इसके में कहाँ पे हम कौन सा टॉपिक है जो मिस कर रहे हैं। तो हम क्या समझ में आता है कि हम ये देखते हैं कि जो भी हम, चाहे वो अरसास या कोई भी विषय हो, जब तक वो क्रमबद्ध तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें वो विषय वो समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह अरसास, तो हम यहाँ देख रहे हैं जिस तरह की हमने देखा कि विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध एक शास्त्र है। क्योंकि हम विज्ञान में किसी कॉन्सेप्ट को या किसी सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप उसको समझना होगा, तभी हम ये समझ पाएंगे कि जो भी निष्कर्ष निकला है उसके पीछे क्या क्या जो क्रम रहा है, क्या स्टेप्स रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं जो कि जो अरसास भी क्या है, एक क्या है, विषय का क्रमबद्ध विवेचन है। हम जब अरसास विषय को पढ़ते हैं तो क्रम से पढ़ते हैं, एक हम शुरू से लेकर आखिरी तक पहुंचते हैं, ना कि हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरसास भी क्या है, एक विज्ञान है। उसी तरह सिद्धांतों का वर्णन, ठीक है, जिस तरह से विज्ञानों में कई सिद्धांत दिए होते हैं, कुछ प्रतिपादित जो सिद्धांत किए गए हैं, उसी तरह अरसास में भी बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो हम पढ़ते हैं और उनको सिद्ध किया गया है, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक रिसर्च के बाद ही उनको प्रूफ किया गया है कि ये सिद्धांत, जैसे कि हम मांग का नियम पढ़ते हैं, ठीक है, क्रमागत ह्रास नियम पढ़ते हैं, जैसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, इक्वा मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, समसीमांत का नियम बोलते हैं।
तो ये सारे सिद्धांत जो हैं ये क्या है, ये पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही रिसर्च के बाद ही हमारे सामने आते हैं। और जो भी इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, वो भी पूरी तरीके से प्रूफ होते हैं। प्रूफ का मतलब ये होता है कि वो ऐसा नहीं है कि कहीं अप्लाई होते हैं और कहीं नहीं। उन नियम, उन सिद्धांतों को हम कभी भी कहीं भी अप्लाई करते हैं उनके मान्यताओं के आधार पर, तो वो हर जगह उनका जो रिजल्ट्स होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो समान ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह से विज्ञान में भी एक विज्ञान पूरा क्या है, एक सिद्धांतों का संग्रह है, उसी तरह अर्थशास्त्र भी एक सिद्धांतों का संग्रह है। यहाँ भी बहुत से जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत, अपनी थ्योरीज दी हैं। तो उन थ्योरीज के आधार पर ही ये पूरा एक विज्ञान, पूरा एक शास्त्र बना है जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जिस तरह विज्ञान में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो भी थ्योरी, जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब वो हम चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, वो हर जगह उनके द्वारा जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट्स होते हैं वो समान रहते हैं। उनमें जो भी हमको फाइंडिंग्स मिलती हैं वो हर सिचुएशन में और हर परिस्थिति में, हर स्थान में एक ही होती हैं। उसी तरह हम अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में भी ऐसा ही होता है। जो भी नियम हो, चाहे क्रमागत ह्रास नियम हो, चाहे मांग का नियम हो, चाहे पूर्ति का नियम हो, चाहे उत्पादन का नियम हो, उत्पादन का जो प्रोडक्शन फंक्शन हो, उसमें जो भी निष्कर्ष और जो मान्यताओं के आधार पर जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं वो हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर समय और हर स्थान पर एक जैसे ही होते हैं। जैसे हम मांग के नियम की बात करते हैं, मांग के नियम मार्शल ने क्या बताया था कि जब वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो मांग होती है वो घटने लगती है। तो ये एक तरह से देखा जाए सार्वभौमिक सत्य है। अगर हम कहीं पे भी देखते हैं, जब वस्तुएं महंगी होती चली जाती हैं तो उनकी जो मांग होती है वो कम होती जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी एक सिद्धांत, जो यहाँ पे जो भी सिद्धांत और जो थ्योरीज दी गई हैं वो पूरी तरीके से सार्वभौमिक सत्य पे आधारित होती है, ना कि कहीं एक स्थान और एक परिस्थिति की बात करते हैं। फिर उसके बाद है मुद्रा का मापदंड। अब जिस तरह हम विज्ञान में देखें, विज्ञान में हम कुछ जो भी मेज़र करते हैं वो भौतिक रूप से उसको मेज़र करते हैं कि कोई भी, चाहे वो कोई डाटा हो या कोई संख्या हो। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से हम साइंस में क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हम उसको मापते हैं, मेज़र करते हैं, तो एक उसका फिजिकल बैलेंस निकालते हैं कि किस तरह से वो जो बात है, जो सिद्धांत या जो भी प्रूफ किया जाता है, उसका कोई ना कोई मेज़रमेंट निश्चित होता है। चाहे वो हमारे कुछ केमिकल्स की बात हो या कुछ फिजिकल इक्विपमेंट्स की बात हो। तो पूरी की जो सारी चीज़ें हैं, हम चाहे एक मौसम विज्ञान की बात करें तो हर चीज़ कहीं ना कहीं मेज़र होने के बाद ही उसको पूर्ण रूप से सत्य माना जाता है। उसी तरह क्या होता है, मुद्रा का मापदंड। अर्थशास्त्र में भी क्या है, कोई वस्तु है या कोई सेवा है, हम उसको भी, उसकी जो वैल्यू निर्धारित होती है वो किस में होती है, मुद्रा में। मुद्रा में ही उसको हम उसका मापदंड निश्चित करते हैं कि ये जो वस्तु है, ये इसमें कितनी यूटिलिटी है, कितनी उपयोगिता है किसी व्यक्ति के लिए। तो उस उपयोगिता को निश्चित करने का जो मापदंड है वो मुद्रा है। जिस तरह की विज्ञान में जो उसके अपने मापदंड होते हैं, तो इसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भावी अनुभव। फिर जो अगला हमारा पॉइंट है, भावी अनुमान। जैसे कि विज्ञान है, चाहे मौसम विज्ञान की बात करते हैं, चाहे जीव विज्ञान की, चाहे हम भौतिक विज्ञान, किसी भी विज्ञान की बात करें, तो वहाँ भी जो अनुमान लगाए जाते हैं तो उसके खुद के जो अपने मापदंड होते हैं उनके अनुसार, उन तथ्यों के आधार पर अनुमान लगा लेते हैं। उसी तरह हम अर्थशास्त्र में भी क्या करते हैं, तो हमारे पास जो इकोनोमेट्रिक्स है, स्टैटिस्टिक्स हैं, तो इनमें जो भी फॉर्मूलेज दिए गए हैं उनके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं या ये देखते हैं कि मांग कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, पूर्ति के पक्ष में जो भी हम निर्णय लेते हैं। ये सारी बातें हम जो भी अर्थशास्त्र में जो हमारे पास मापदंड के मापने के जो मेज़रमेंट्स दिए हैं, जो भी इक्विपमेंट्स दिए हैं अर्थशास्त्र के, हम उनके द्वारा ही हम अर्थशास्त्र में भी अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय में किसी वस्तु की मांग कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, वस्तुओं के मूल्य में क्या परिवर्तन होंगे। तो ये सारी बातें हम
अनुमान के आधार पर अर्थशास्त्र में भी कर सकते हैं विज्ञान की तरह। तो हमने देखा कि जो अर्थशास्त्र के पक्ष को एक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क दिए हैं, इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र क्या है वो भी एक विज्ञान है।